Welcome to the Dugout, your daily PSL hangout, जहां हर मैच की hot takes, key moments और expert analysis आपका इंतजार कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं क्रिकेट के legends, the रावलपिंडी एक्सप्रेस, शोएब अख्तर, the swing master, सोहेल तनवीर, the trailblazing, सना मीर, रोहा नदीम, ताहा सदाकत। ये है द डगआउट, PSL का असली पल्स चेक। वेलकम टू द डगआउट, योर डेली PSL हैंगआउट, जहां हर मैच की हॉट टेक्स, की मोमेंट्स और एक्सपर्ट एनालिसिस आपका इंतजार कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं क्रिकेट के लेजेंड्स, द रावलपिंडी एक्सप्रेस, शोएब अख्तर। Hello, good evening, assalamu alaikum, and thank you so much for joining us back on the dugout. You're watching us, of course, on Tamasha and Maiko. आज फिर से हमने double the action देखा है. It was in fact the last double header of HPL PSL और उसी के ऊपर बातचीत करने, गपशप करने हम वापस आ गए हैं. मैं हूँ रोहा नदीम और मेरे साथ हैं ताहा सदाकत and the lovely Sana Ameer, who has also joined us as our special expert. As always, हमारी regular भी हैं. ताहा भी हमारे रेगुलर हैं और आई थिंक के बिफोर वी गो इनटू द मैच एनालिसिस, आई एम अज्यूमिंग लाहौर किसने कहा था कल प्रेडिक्शंस में? हम सब नहीं और क्वेटा भी हम सभी ने कहा था आज हैप्पी कैंप है, आज किसी को कोई शिकवा गिला नहीं है, आज सारे पॉइंट्स हासिल करके बैठे हुए हैं. तो बिफोर वी गेट इनटू ऑफ कोर्स व्हाट द एक्शन, हाउ द एक्शन वाज, ताहा टॉप 4 हमें पता लग गया है कि अब टॉप 4 कौन है. एंड नाउ द टूर्नामेंट विल शेप अप टू बी मोर एक्साइटिंग बिकॉज अब प्ले ऑफ से पहले कल लास्ट डे है. सो मच ड्रामा दैट विल हैपन. दोनों मैचेस में आज इंटरेस्टिंग, एक तो दोपहर वाला मैच जो है वो काफ़ी नेल बाइटर टाइप हो गया था एंड में, और रात वाले में बारिश की वजह से एक डाउट आ गया था कि होगा नहीं हो पाएगा. लाहौर और पेशावर, अगर आज नहीं हो पाता मैच तो ऑब्वियसली खैर लाहौर इवेंचुअली वन द मैच एंड देन जब बारिश वो पड़ रही थी पिंडी के स्टेडियम में, एवरी प्लेयर, एवरी पर्सन इन दैट लाहौर कलंदर्स डग आउट वाज जस्ट प्रेइंग एंड दे वर द हैप्पीएस्ट. ना ये भी एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो था आज कि मैच शुरू होने से पहले ही देयर वाज अ टाइम जिसमें कलंदर्स अपने ही माइंड में शायद दे वर थ्रू, बट देन नेचर हैड अदर प्लान्स. इवेंचुअली तो हुआ वही, दे इवेंचुअली डिड गेट थ्रू, बट इन दैट मोमेंट इट मस्ट हैव बीन सो इंटरेस्टिंग. इट्स नर्व रैकिंग जब आपको पता होता है कि आप पॉइंट्स टेबल पे पीछे हैं 1 पॉइंट से या नेट रन रेट से, और उस मैच में बारिश आ जाए तो इट कैन बी नर्व रैकिंग. और लाहौर कलंदर्स क्योंकि दे वर 1 पॉइंट अहेड ऑलरेडी, तो उनके लिए फिर ऑब्वियसली ज़रा ईजियर था और खुशी का माहौल था कि अच्छा बारिश रह गई तो वील जस्ट क्वालिफाई. और दूसरी चीज़ ये थी शॉर्टन गेम वुड फेवर लाहौर कलंदर्स मोर, क्योंकि पेशावर के पास इस तरह के प्लेयर्स हैं, दे वांट टू टेक इट डीप, लंबा लेके जाना चाहते हैं, बट लाहौर के प्लेयर्स आर फायरी है. उनका एक जो खेलने का तरीका है वो सूट करता है, ज़्यादा छोटा भी हो जाए अगर फॉर्मेट, especially with somebody like Fakhr on top and Absolutely. then Naeem as well. Abdullah Shafiq भी जिस फॉर्म में है, फिर शाहीन, हारिस, they all thrive in shorter formats. पिक तो आपकी बड़ी जबरदस्त थी लेकिन उसको मिल नहीं सका. बिल्कुल, आई थिंक सलमान मिर्जा ने हम सबको शॉक में और सरप्राइज, बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज दिया है. आई थिंक बहुत अच्छा फखर ने आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली, बट हैट्स ऑफ टू सलमान मिर्जा, क्योंकि इस पिच के ऊपर हमने देखा है बैटर्स डोमिनेट कर रहे थे, वहाँ पर एक बॉलर का आके प्लेयर ऑफ द मैच लेना, वो भी अपना पहला मैच खेल रहे हों, तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा साइन है PSL के लिए भी और लाहौर कलंदर्स के लिए, स्पेशली गोइंग इनटू द बिजनेस एंड. बट रोहा, क्वाइट अ फ्यू मैचेस ड्यूरिंग दिस PSL वेदर इफेक्ट हुए हैं, स्पेशली पिंडी के मैचेस, जब वो एक बड़ा हेल स्टॉर्म आया था पिंडी में शुरू में, और ये सारे मैचेस वो वाले थे जिनमें फोरकास्ट नहीं थी. यही तो सरप्राइजिंग एलिमेंट था कि द टीम्स डिड नॉट रियली प्रिपेयर फॉर व्हाट कुड हैपन. बट एनीवे, अभी हम क्योंकि मैच के ऊपर ही बात कर रहे हैं, अभी वाला जो फ्रेश हमने मैच देखा है, पेशावर ज़ल्मी आर आउट of PSL season 10, and of course this is the first time in 10 years that Peshawar Zalmi will not be playing for the playoffs. They will not be qualifying, they will not be going through. थोड़ा unusual ज़रूर है, but this is what the match summary looked like in Rawalpindi, a rain reduced match, 13 overs
एंड शाहीन शाह अफरीदी ने अर्लियर जब टॉस पे बोला कि 150 इज व्हाट दे विल बी लुकिंग एट एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे गॉट ऑन दिस विकेट थैंक्स टू फखर जमान, मोहम्मद नईम, आसिफ अली एंड ऑफ कोर्स उनके टॉप ऑर्डर जिस तरह सना ने कहा आर हेवीली रिलायंट स्पेशली एट मेकिंग द मोस्ट ऑफ द पावर प्ले। अगर आप बॉलिंग में देखें अहमद दानियाल, डैनियल सैम्स एंड अली रजा taking 2 wickets each and जवाब में the kind of start Daniel Sams और अगर हम पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग में देखें तो स्टार्ट उनको वो नहीं मिल सका, शेकी स्टार्ट एज ऑलवेज। उनके टॉप ऑर्डर प्रॉब्लम्स कंटिन्यू होते गए लेकिन आज उनको मिडिल ऑर्डर में सेव करने भी कोई नहीं आ सका। आई थिंक दे नेवर रियली लुक लाइक कि आज वो कर पाएंगे चेज किसी भी स्टेज पे। और ये जो आउट ऑफ सिलेबस सलमान मिर्जा आ गए 4 विकेट्स जो इन्होंने लिए। शाहीन शाह अफरीदी जिसके कल जो आपके भी MVP थे कल और शुएब अख्तर के भी MVP थे, 2 विकेट्स उनको आज मिले। और जो मैच पिछला लाहौर के बॉलर्स ने जो हाथ से जाने दिया था दैट दे केम वेरी क्लोज, आज जो है वो नहीं ऐसा हो सका था। They were successful in bringing that game back into their zone and they were very close to almost being knocked out in the previous one भी हमने देखा था। But सना लाहौर कलंदर्स की अगर हम बात करें from that last game where the bowlers almost gave the match plate में to the opposition, आज कोई different लाहौर कलंदर्स टर्न अप हुई एज शुएब अख्तर सेज फर्श पे नहीं थे आज अर्श पे थे। बिल्कुल, आई थिंक द स्टेक वाज रियली हाई। उनको पता था क्वालिफिकेशन का मैच है और जिस तरह का स्टार्ट फ़खर ने और मोहम्मद नईम ने दे दिया था वो टोन बड़ी आउटस्टैंडिंग सेट कर दी। और सबसे अच्छी चीज़ उसमें यही नज़र आई कि जो दोनों बॉलर्स थे ल्यूक वुड हो गए और मोहम्मद अली, उनको अटैक से बिल्कुल बाहर कर दिया गया। पहले ही ओवर में मोहम्मद अली को 21 रन कर दिए। तो आप ये देखें कि 2 ओवर में ऑलमोस्ट 30 से ऊपर आप जब रन्स लगा देते हैं एक शॉर्टर फॉर्मेट में तो आप ऑलरेडी अगली टीम को बैकफुट पे भेज देते हैं। तो 11.5 रन्स पर ओवर को जब आप एज अ बॉलिंग यूनिट अंडर डिफेंड करने जा रहे होते हैं इन अ कंडीशन जहाँ शॉर्टन गेम होती है तो बॉलर्स का दिल पहले ही बहुत बड़ा हुआ होता है और उसके बाद ऊपर से आपको विकेट्स मिल जाएं तो फिर ईजियर हो जाता है। तो एज सच प्रेशर किसी भी मौके पे पेशावर डाल नहीं सका लाहौर की बॉलिंग के ऊपर। लाहौर की बॉलिंग का इशू सिर्फ तब नज़र आ रहा है जब इनके ऊपर प्रेशर आता है, वहाँ से कम बैक नहीं हो पा रहा इनका। लेकिन आज क्योंकि प्रेशर आ ही नहीं पाया, इतना पहले स्कोर रन लग चुके थे। आज जमान खान भी थे उनके साथ, उन्होंने भी वो डेप्थ उनकी बॉलिंग में ऐड की जिस पे वो रिलाई भी बहुत करते हैं, जो कि लास्ट मैच में आई थिंक नहीं खेले थे। एंड नाउ शाकिब अल हसन इज आल्सो इन द मिक्स। व्हाट डज ही ब्रिंग Sana to a T20 side with all of that T20 experience on his back? Absolutely, both changes very necessary and excellent changes. एक तो आपके पास जमान खान 2 ओवर में 6 रन देते हैं, डॉट बॉल्स का प्रेशर डालते हैं दूसरी टीम के ऊपर, और शाकिब अल हसन brings so much experience. जिस तरह हम सिकंदर रजा की बात करते हैं कि वो किसी वक्त भी या तो बैट से या तो बॉल से मैच जिता सकते हैं, शाकिब भी उसी कैलिबर के प्लेयर हैं कि आप किसी वक्त उनको राइट ऑफ नहीं कर सकते। अगर किसी दिन उनकी बॉलिंग अच्छी नहीं रही तो कोई पता नहीं वो बैटिंग से आके मैच जिता दें और वाइस वर्सा। तो ये बड़ी एक अच्छी चीज़ उनको हो गई कि जैसे जैसे अब गर्मी पड़ती जा रही है तो उनके पास 2 क्वालिटी स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स इन द बिजनेस एंड आ चुके हैं। और आई थिंक ये बड़ा एक क्रूशल चेंज होगा लाहौर कलंदर्स के लिए गोइंग इनटू द नॉकआउट टूर्नामेंट्स के अब नॉकआउट मैचेस के आपके पास 2 स्पिन बॉलिंग। और हम इस्लामाबाद की तो बात करते हैं जो उनकी मिडिल ऑर्डर की कोर है जिसमें शादाब भी हैं, जिसमें सलमान अली आगा भी हैं, इमाद भी हैं, नवाज़ भी हैं, लेकिन खिलाएंगे वो मोस्टली 3 को। तो इधर भी 2 बड़े अच्छे उनको ऑलराउंडर्स की शक्ल में ये प्लेयर्स आ चुके हैं। तो आई थिंक दिस कैन बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पिक फॉर लाहौर कलंदर्स। अच्छा, हम जितनी भी बात कर लें ताहम बाबर के प्लेइंग रोल पे बात करते हैं, हम वी नो के people want to see him open as well but he also wants to try other batters out और वो नंबर 3 पे भी बहुत अच्छा फिट होते हैं। लेकिन इस सीज़न में भी अगर हम देखें तो वो जितने प्लेयर्स को भी ट्राई कर लें ज़ल्मी ऊपर, एंड में बाबर आजम ही आ रहे होते हैं अर्ली ऑन इन एवरी गेम। आज भी वही हुआ, दे लॉस्ट दैट अर्ली विकेट एंड साइम ऑल्सो कुड नॉट रियली विदस्टैंड द पावर प्ले जो न्यू बॉल था। तो बाबर आजम जो थे उनके पास पूरी जिम्मेदारी आज थी एज अ कैप्टन। सना नॉट द मोस्ट आइडियल वन फॉर बाबर आजम ऑफ कोर्स, सीइंग जिस कॉन्टेक्स्ट में वो कप्तानी कर रहे हैं अभी, ज़ाहिर है नेशनल टीम की कप्तानी भी उनसे ली गई, यानी कि उन्होंने छोड़ी ली गई जो भी हुआ, एंड देन ऑफ कोर्स ये प्रेशर यहाँ पे पहले ली गई हाँ, ऑल ऑफ दैट बैक एंड फोर्थ दैट हैपेंड, यू गाइस नो। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में हाउ डू यू सी बाबर आजम एज अ कैप्टन इन दिस सीजन? देखिए, जब वो
एज अ प्लेयर आपके ऊपर जब इतना प्रेशर माउंट हो जाता है तो बड़ा मुश्किल होता है उसको उस प्रेशर से फर्स्टली निकलना। और ख़ास तौर पे इस फॉर्मेट पे उनके ऊपर बहुत प्रेशर है। स्ट्राइक रेट उसकी बात, और वेदर स्पेशली वो नेशनल टीम से ड्रॉप हुए हैं तो उसमें जब आपका एक सेल्फ डाउट एज ए प्लेयर आ जाता है, आप कितने भी बड़े प्लेयर हों, जब सेल्फ डाउट आ जाता है ना, दुनिया आपको कुछ भी कहती रहे, लेकिन जब आपके अंदर खुद आ जाता है तब प्रॉब्लम शुरू होती है। तो अगर बाकी कैप्टन्स की बात करें, हम जब शुरू में हमने डग आउट स्टार्ट किया तो उसमें हम ये बात करते, बाकी कैप्टन्स ने अपने आप से प्रेशर बड़ा जल्दी क्विकली ऑफ कर दिया था पहले 2-3 मैचेस के अंदर। सबसे ज़्यादा टाइम बाबर को लगा उस रिदम में वापस आने के लिए, वो इनिंग्स खेलने के लिए, और उस वक्त तक पेशावर की भी परफॉर्मेंस इतनी नज़र, जैसे डेविड वार्नर का एग्जाम्पल बिल्कुल फ़र्क था। एज अ कैप्टन ही वॉज परफॉर्मिंग, कराची वॉज स्टार्टेड विनिंग वेरी अर्ली अंडर हिज कैप्टनसी, बैटिंग फॉर्म में वो बाद में आए, तो एज ए कैप्टन उनका कॉन्फिडेंस बरकरार था। बाबर का क्योंकि टीम भी परफॉर्म नहीं कर रही थी, खुद भी परफॉर्मेंस नहीं थी। सामने साइम अयूब भी इतना लेट उन्होंने पीक किया है जब उनकी फॉर्म इस सीजन लगी है, तो इट्स नॉट लाइक बाबर वाज गेटिंग दैट एनवायरनमेंट वेयर ही कुड गो फॉर दोज काइंड ऑफ इनिंग्स जिनको हम एसोसिएट करते हैं उनसे। अगर आप दूसरी तरफ देखें लाहौर कलंदर्स में, फखर जमान इन दिस सीजन हैज बीन एब्सोल्युटली डिवाइन। And I think Fakhar Zaman is 100% ready to be back in the national team opening the innings. He walks into any T20 side right now with this form. Whenever he scores, फखर जमान जब ये ऐसा कोई नॉक खेलते हैं, लाहौर कलंदर्स के वो मैच जीतने के चांसेस जो हैं वो ड्रास्टिकली इम्प्रूव भी होते हैं, और साथ अगर उनको सपोर्ट मिल रहा हो ना मिल रहा हो, he doesn't care, he just goes out there and from the first ball he just attacks because that's what he likes to do and that's what लाहौर कलंदर्स expect him to do। और यहाँ पे भी आज हमने उनकी यही इनिंग्स देखी, 60 runs off 36 balls, 7 fours, 3 sixes at a strike rate of 160। Whenever he gets going, he's a sight to watch. फखर जमान जिस तरह उनकी क्लीन हिटिंग और ज़बरदस्त उनकी इम्प्रोवाइजेशन होती है सिचुएशन के अंदर, मतलब इस और वो एक ऐसे प्लेयर था जब वो भी ड्रॉप भी हुए थे फ्रॉम द नेशनल साइड, आई डोंट थिंक मैंने कभी फैंस को इतना ज़्यादा एक्सप्रेस करते हुए देखा है दैट दे आर अगेंस्ट फखर जमान नॉट बीइंग इन द साइड या एनी अदर प्लेयर नॉट बीइंग इन द साइड। इतनी फैन फॉलोइंग है उसकी रीज़न जो नज़र आती है ना, वो ये कि फ़खर जमान की कोई भी इनिंग्स उठा के देख लें, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने एक इनिंग्स भी अपनी ज़ात के लिए खेली होगी। फ़खर जमान की जितनी कॉन्ट्रीब्यूशन होती हैं वो हमेशा टीम की कॉन्ट्रीब्यूशन होती हैं, वो अच्छी फॉर्म में होंगे या अच्छी फॉर्म में नहीं होंगे, पर वो वही इम्पैक्ट, वही रोल प्ले करने जा रहे होंगे जो उनको दिया गया होगा। तो आई थिंक जब इतना सेल्फलेस प्लेयर होता है तो उसकी ऑटोमेटिकली एक बड़ी गुडविल बननी शुरू हो जाती है। गहरी बात की है और इतना मुश्किल है। अभी जो आप लोगों ने बाउंड्रीज दिखाई हैं एज ए बॉलर, जब मैं उसको उनकी बाउंड्रीज को देख रही हूँ ना, तो इतना मुश्किल है इनके लिए फील्ड प्लान करना या बॉलिंग की लेंथ सोचना, क्योंकि वो कदमों का इतना ज़बरदस्त इस्तेमाल करते हैं, वो क्रीज का इतना ज़बरदस्त, आप फॉलो करें तो तब भी वो ऑफ साइड पे भी रूम बना रहे हैं, वो लेग साइड पे भी मार रहे हैं, वो स्क्वायर पे भी मार रहे हैं। तो एज ए बॉलर या एज ए कैप्टन मैं अभी जब इनिंग्स देख रही थी, मैं कहती कितना मुश्किल है ना, जब वंस ही स्टार्ट्स गोइंग तो कितना मुश्किल है उनको रोकना। सो आई थिंक ये बड़ा खतरा है कि अगर आप पहले 2-3 ओवर में फ़खर जमान को नहीं पकड़ते, उसके बाद कैचेस भी ड्रॉप किए पेशावर ने, वो भी एक इशू था, लेकिन उनको फिर रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर बात मैन ऑफ द मैच की जाए, सलमान मिर्ज़ा, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। हम जब अभी पीछे देख भी रहे थे इकट्ठे, तो आपने जब उनकी वो 2 बैक टू बैक विकेट्स देखी तो सना का इंस्टेंट जो रिएक्शन था वो ये था कि बहुत तेज़ बॉल कर रहे हैं। नहीं, बड़ी अच्छी पेस से और बहुत अच्छी जगह को हिट किया, हार्ड लेंथ, क्योंकि देखिए ये पिच ऐसा है, कल इस पे ऑलमोस्ट 500 रन बने इस मतलब कंडीशंस में, जब इतनी धूप लगी पूरे 2-4 दिन, पिंडी में मौसम काफ़ी बदल गया था, वो तो शाम में बारिश हुई, तो इस तरह के पिच के ऊपर जहाँ पर बैटिंग पैराडाइज आपको वापस पिंडी की वो पिच नज़र आती है, वहाँ पर इस तरह की विकेट्स लेना, ये तो चलें साइम अयूब की अपनी गलती थी, हिट विकेट हो गए, और देखिए वो स्पेस ही क्रिएट कर रहे थे, बहुत डीप चले गए बैटिंग करने, क्योंकि पेस को जज शायद करना चाह रहे थे। आई एम वेरी सरप्राइज कि अंपायर ने थर्ड अंपायर को इसमें इन्वॉल्व किया था, हालांकि स्ट्रेट अप हिट विकेट आउट था, जो कि आई थिंक टेक्नोलॉजी मौजूद है तो वो चाहते हैं कि हर चीज़ को, डाउट को क्लियर कर दिया जाए। बट बहुत अच्छी चीज़ ये है कि ऑफ स्टंप
या मिडिल स्टंप के टॉप को हिट कर रहे थे, तो लेंथ बहुत ज़बरदस्त थी, विद इन स्टंप्स रखा और पेस ऐसी थी कि नहीं, सारे बैटर्स लेट हुए हैं। अगर आप देखें शॉट्स जितने भी रिप्लेस देखें उसमें बैटर्स लेट हुए हैं खेलते हुए, तो ये बड़े अच्छा साइन है कि पिंडी की पिच के ऊपर पेस से उन्होंने बीट किया है बैटर्स को। और हैट्रिक नहीं कर सके, बड़ी अच्छी हालांकि 2 बॉल्स की थी, लेकिन तीसरी भी लेग से बाहर ज्यादा हो गई, ज्यादा जोर लगा दिया, जान ज्यादा लगा वी आर सो ग्लैड कि अब इस स्टेज पे राइट बिफोर द इम्पोर्टेंट गेम्स स्टार्ट लाहौर कलंदर्स हैव सॉर्ट ऑफ अनअर्थ्ड दिस टैलेंट जो कि उन्होंने संभाल के रखा हुआ था। ऑब्जर्वेशन, अंडर ऑब्जर्वेशन सलमान ऑब्वियसली, और वही बात है, देखिए जी, जब हम किसी की भी प्लेयर की तारीफ करते हैं इस फॉर्मेट, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर, तो ये नहीं होता कि आप पाकिस्तान टीम खिला दें, उनको 2-4 सीजन खेलने दें, डोमेस्टिक खिलाएं, keep an eye on them, groom them, take care of them, स्पेशली फास्ट बॉलर्स का सबसे ज़्यादा आपने रिकवरी पे और उनकी स्ट्रेंथनिंग पे काम करना। तो टैलेंट बहुत अच्छा नज़र आया, कंट्रोल भी नज़र आया, और अभी एक मैच में हमने कुछ थोड़ी झलक देखी है। अगले मैचेस में जब डेथ ओवर्स में हम देखेंगे या नए बॉल से देखेंगे, अभी मिडल ओवर्स में हमने उनको देखा, तो बहुत अच्छी आज उनकी बॉलिंग नजर आई। देखते हैं कैसे इनको यूज़ किया जाता है आगे जो मैचेस आ रहे हैं उसके अंदर। Well, one thing about Pakistanis, we love our left arm pacers, we love our fast bowlers, और एक और अगर नाम इस लिस्ट में ऐड हो जाए तो क्या ही बात है। बट अब मूव ऑन करते हैं, एक्चुअली हम मूव बैक करेंगे अब टुवर्ड्स द अर्लियर गेम जो हमने आज देखा। ऑल्दो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि रेलेवेंस इतनी नहीं थी इस गेम की, in the context that of course Quetta Gladiators are already in the top 2 and Multan Sultans are already out of the tournament, but Taha, what a thriller this match was. Surprisingly. हम ये expect Almost नहीं कर रहे थे। मुझे लग रहा था कि मुल्तान will pull off a surprise win in the end, but वो हो नहीं सका, लेकिन of the last delivery and Quetta Gladiators were almost not going to win this one, but of course 185 was what they were chasing, लेकिन हसन नवाज, what a stellar knock। I mean की highlights भी अभी देखेंगे once again, but एक दफ़ा फिर उन्होंने दिखाया है कि you know what he is made of and what future he holds। ख्वाजा नाफे of course 51 of 26, good to see him in the runs। एंड अगर हम मुल्तान सुल्तान्स की तरफ देखें, शाहिद अजीज़ जो इनकी इमर्जिंग पिक, 3 विकेट्स टू हिज नेम, उबैद शाह ने भी 1 विकेट ली। और आई थिंक ओवरऑल अगर हम मुल्तान सुल्तान्स की परफॉर्मेंस आज देखें, दे ट्राइड देयर बेस्ट कि एंडिंग नोट थोड़ा पॉजिटिव हो जाए, बट ग्लैडिएटर्स लास्ट वाला प्लेयर आपने मिस कर दी, तीसरा कौन सा बॉलर मुल्तान सुल्तान का? Hadzoglu, if I'm pronouncing that correctly, but क्योंकि हम अभी Hadzoglu is what is called, but क्योंकि हम अब मुल्तान सुल्तान्स की बात बहुत पहले से ही हमें पता है कि वो आउट ऑफ द टूर्नामेंट हैं। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ऑन द अदर हैंड टॉप अब अपना बर्थ को सिक्योर कर चुके हैं, एंड विद दिस विन ऑफ कोर्स दे मस्ट बी प्रीटी प्लीज्ड। पॉइंट्स टेबल के ऊपर भी अब एक क्विक नजर हम डालते हैं, बिकॉज इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत जरूरी है देखना कि अब आगे जाते हुए स्टैंडिंग्स क्या होंगी। वी जस्ट हैव 1 day left before all of the playoff action, the eliminator action begins, but this is what the rankings, the standings look like, and 15 points के साथ Gladiators will be very pleased with how they have ended their pre-playoff campaign। Karachi Kings 12 points पर अभी हैं, so still one more game for them and Islamabad United tomorrow। Lahore Qalandars with 11 points, they finish at 3, Islamabad still a game to go, Peshawar Zalmi with 8 points and Multan with 2, so bottom 2 Zalmi and Sultans। Goodbye, it was nice seeing you all, but अब the top 4 का मुकाबला है सना, वो अब इंटरेस्टिंग होने वाला है। Still have a game tomorrow before बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, क्योंकि अगर आप पॉइंट्स टेबल पे देखें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड 10 पे, कराची 12 पे, और अगर इस्लामाबाद एक बड़े मार्जिन से जीतने में कामयाब होता है, दे कैन ब्रेक इनटू द टॉप 2, और टॉप 2 में आपको पता है आपके पास 2 चांसेस हैं फाइनल खेलने के, और कराची के लिए भी अब लॉट एट स्टेक है। सो आई थिंक इस लिहाज से टेबल बहुत इंटरेस्टिंग हो गया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस मैच का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ क्वेटा एक ऐसी टीम है जिसने टॉप 2 में अपनी जगह सिक्योर की हुई है। कराची कैन नॉट अफोर्ड कि वो किसी बड़े मार्जिन से हारें तो इस्लामाबाद उनको टेक ओवर कर ले, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ ह्यूज एडवांटेज वंस यू विन द नेक्स्ट मैच, जो टॉप 1 और 2 का होता है, यू डायरेक्टली गो इनटू द फाइनल। सो आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट गेम टुमारो। जिस तरह इस्लामाबाद ने टूर्नामेंट शुरू किया था, लग नहीं रहा था कि एंड में वो इस ऐसी सूरत हाल में होंगे वेयर यू नो दे विल हैव टू प्ले अ मैच टू बी
नंबर 2 इवन, वो नंबर 3 भी जा सकते हैं कल के मैच के बाद, हालांकि वो Absolutely. बिल्कुल अनबीटन चल रहे थे. सो दैट्स हाउ थिंग्स चेंज ड्यूरिंग अ टूर्नामेंट. वही जिसे कहते हैं ना कि प्रॉब्ली पीकिंग एट द राइट टाइम नहीं थी इस्लामाबाद की. वो शुरू में एक उनका फ्लो बन गया, लेकिन उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टाइम आया उस टाइम पे उनकी उन्होंने थोड़ी फ्लो सी खुद ही तोड़ा है. flow सबसे उनका खुद ही हैरानी टूटा की बात है, खुद तोड़ा है. और ऑब्वियसली क्वेटा और कराची ने बड़ा ज़बरदस्त टाइम पे पीक किया. और हसन नवाज की भी अगर हम इनिंग्स पे एक नज़र दोबारा से डालें, 67 ऑफ 38, जिसमें 2 जो है वो चौके उन्होंने लगाए, 6 sixes and striking at 176. We have talked about Hassan Nawaz and what a promising player he is for the future, and we've also Sana seen him deliver over and over again इस सीजन में अगर हम देखें. लेकिन इंटरनेशनल साइड में we are yet to see I think the best of him. What do you think अब फ्यूचर क्या है इनका? आई थिंक बहुत अच्छा लगा मुझे इनको देख के, स्पेशली मिडिल ऑर्डर में. हम शुरू में बात करते पाकिस्तान टीम में इनको टॉप ऑर्डर में खिलाया जा रहा था और यहाँ पे मिडिल ऑर्डर में, पर जिस तरह से इन्होंने इस रोल को अपनाया है वो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि 3 मैचेस अब ये फिनिश कर चुके हैं और 2 तो बहुत ही प्रॉपर क्लिफ हैंगर्स की तरह के थे. और आज के मैच में एक जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना, वो सिंगल नहीं ले रहे थे. 11 रन चाहिए 6 बॉलों पे, उन्होंने नहीं लिया पहले 3 बॉलों पे सिंगल, और फिर 3 बॉल पे जब 9 रह गया उसको भी फिनिश किया. सो ये दिखा रहा है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस एज ए प्लेयर इनका डेवलप हुआ है. तो आई थिंक दिस टूर्नामेंट एंड दीज इनिंग्स जो इन्होंने खेल दी हैं पिछली 2 से 3 इनिंग्स जिसमें आपने फिनिश किया, इट्स नॉट अबाउट मेकिंग अ 50 और अ 60, बट वहाँ पे खड़े रहना, नॉट आउट रहना और टीम को फिनिश लाइन पार कराना, वो एक इतनी स्पेशल फीलिंग है ना. वो अगर आपने खाली चौके से भी कराया ना रोहा, तो आपको कॉन्फिडेंस एक नेक्स्ट लेवल चला जाता है. तो आई थिंक उसकी वजह से ही विल मैच्योर रियली वेल फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट बिकॉज ऑफ दीज गेम्स. सो क्वेटा के हवाले से अगर बात की जाए तो आई थिंक साउद शकील हैज़ टर्न्ड आउट टू बी अ रियली गुड कैप्टन इवन फॉर फ्यूचर. अगर आप पाकिस्तान के हिसाब से भी कंसिडर करें तो एक अच्छी कैप्टनसी के साथ इस टीम को लेकर वो चले हैं, और आई थिंक आपके हिसाब से प्रॉमिस नज़र आता है इनके अंदर फॉर फ्यूचर. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिकॉज सऊद शकील को जिस वक्त कप्तानी दी गई तो शुरू में लोगों ने थोड़ा सोचा कि T20 तो फॉर्मेट ही नहीं है इनका, या इस तरह की बातें स्पेकुलेशन हुई, पर क्योंकि वो लॉन्गर फॉर्मेट खेल चुके हैं, वो क्रिकेट की बारीकियों को समझते हैं. सो एज अ कैप्टन ही इज़ वेरी श्रूड, और जो अच्छी चीज़ नज़र आई, ही वॉज वेरी सिक्योर. वो आउट परफॉर्म किसी को नहीं करने जा रहे. उनका मेन काम है कप्तान का, हमेशा जो क्रिकेट के अंदर इतना इंपॉर्टेंट रोल होता है, कप्तान का मेन काम होता है अपने बाकी 10 प्लेयर से परफॉर्मेंस निकालना. ऑफ कोर्स अपनी परफॉर्मेंस से, इफ़ यू आर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, नथिंग बेटर देन दैट, बट जो मेन रोल है कप्तान का वो ये कि मैं अपने 10 या जो 15 का स्क्वाड है उसको एक अच्छे इन्वायरमेंट में कैसे रख सकता हूँ. अब आज आप देखेंगे आते हैं जो अब हमारे ओपनर थे इनके ख्वाजा नाफे जी, वो आके और जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, ये उस तरह के प्लेयर्स देते हैं जब आपका कैंप का माहौल बड़ा पॉजिटिव होता है. एक प्लेयर बैठा रहा है बेंच पे, शुरू के 1-2 मैचेस में मौका मिला, नई परफॉर्मेंस हो सकी, पर आके इस तरह की परफॉर्मेंस देना, इसका मतलब है उनसे बात होती रही है, इसका मतलब है ऑफ द फील्ड भी उनका कॉन्फिडेंस डेवलप होता रहा है. सो ये हमेशा एक हेल्दी टीम की निशानी होती है. Even somebody like उस्मान तारिक, जिनको who went through this Bowling action suspect action, उन्होंने क्लियर किया, he came back, took 3 wickets today, and overall भी क्वेटा का bowling lineup अच्छा shape up हो रहा है, even though आखिरी 3 ओवर में 37 कंसीड किए उन्होंने, लेकिन स्टिल they would want कि अब यही कॉम्बिनेशन आगे प्लेऑफ्स में वो यूटिलाइज करें. फ़हीम अशरफ, अबरार अहमद, वसीम जूनियर, उस्मान तारिक, luckily he's back, and then Danish Aziz. So I think generally the strongest bowling attack in the tournament. जो ये वो टीम है जो bowling के बलबूते पे अपने मैचेस काफी हद तक जीतती हुई आई है. I think Lahore Qalandar is it's getting closer also with Shakib's inclusion, Zaman's inclusion. वो उनकी भी एक लाइनअप बड़ी अच्छी लग रही है, but definitely and I think even Karachi now are really looking like a solid. settled. It's a very settled team. उनके 2 bowlers जो हैं वो भी टॉप विकेट टेकर्स हैं PSL बिल्कुल. के. और अब देखते हैं टिमाल मिल्स इस्लामाबाद में आ चुके हैं, इस्लामाबाद की भी टीम में चेंजेस अब आपको नज़र आ रही हैं. तो अब देखते हैं कि उनकी टीम शेप अप फाइनली इस मैच के लिए कैसे करती है. बट डेफिनेटली आई थिंक वो जो एक फाइनल स्पार्क आना था PSL के अंदर और ये बिजनेस एंड पे, वो अब नज़र आ रहा है कि सबकी बॉलिंग लाइनअप्स भी शेप हो चुकी हैं. और टू बी ऑनेस्ट द टॉप 4 बेस्ट टीम्स हैव क्वालिफाइड. हम जब बात करते थे ऑन पेपर तो मुल्तान की टीम में बहुत से लूप होल्स थे जहाँ पे उन्होंने ड्राफ्ट में बहुत सी चीज़ें मिस की. पेशावर की टीम में भी 1-2 हमें बहुत मेजर डिफेक्ट्स नज़र आए. तो अब सारी टीम्स वो हैं जिनके पास बेंच भी ठीक ठाक है
और उनके पास जो 11 हैं वो भी बड़ी ज़बरदस्त नजर आ और रहे हैं। पेशावर ज़ल्मी पहली बार 10 सालों में आज जल्दी छुट्टी एंजॉय करेंगे क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ कि पेशावर ज़ल्मी हैव गॉन होम विदाउट क्वालिफाइंग फॉर द प्ले ऑफ्स बट एज फार एज द डबल हेडर गोज आज का जो हमने देखा ड्रामा भी था, उसमें तूफान भी था, बारिश भी थी, एंड में लास्ट बॉल थ्रिलर भी था, सब कुछ था। आई थिंक ताहा फुल क्राउड भी था, ऑलमोस्ट एक सुपर ओवर भी होने वाला है। ऑलमोस्ट। एंड देन ऑब्वियसली सेलिब्रेशन वाइज आज एक और सेलिब्रेशन भी ग्राउंड पे दूसरे मैच के फायरवर्क्स भी दौरान थे, की गई। म्यूजिक भी था, ऑल ऑफ दैट took place in the Rawalpindi Cricket Stadium and we are soon going to be moving to Lahore, of course. Tomorrow is last match in Rawalpindi. Yes, so last day for all the Rawalpindi fans to show up and to support. But I think यहाँ पर जो है लाहौर के लिए भी अब तैयारियां शुरू हो गई हैं. Last leg of the season. बिल्कुल. So wrapping up these two matches, Quetta defeated Multan today and then Lahore defeated Peshawar. With this, we are going to go to a short break. Break के बाद दोबारा से आते हैं. You're watching us on Tamasha and Maiko exclusively. Welcome back after the break. You're watching us on the Dugout, exclusively on Tamasha and Maiko. और हम आप अगले segment की तरफ जाते हैं right away, which is Ask the Expert. जी, तो हमारे नेक्स्ट सेगमेंट शुरू हो चुका है आस्क द एक्सपर्ट. हमारे पास आज एक एक्सपर्ट मौजूद हैं जो कि हैं सना मीर. तो सना, सबसे पहला सवाल है आपसे, अनयूजुअल किस्म के जो आउट होने के तरीके हैं उनके ऊपर आया, बिकॉज आज हमने एक हिट विकेट देखा जो इतने ज़्यादा कॉमन साइट नहीं है, रेयर होता है ऐसा कभी देखने में. सो इन्होंने पूछा कि एक तो आप ये बताइए कि क्या द मोस्ट अनयूजुअल वे में अगर आप कभी आउट हुई हो तो वो बताएं, या फिर आपने कोई मोस्ट अनयूजुअल वे में इन अ मैच आउट होते हुए देखा हो किसी को, तो वो बताइए. देखिए, जब शुरू में क्रिकेट मैंने शुरू की तो हमें भी जैसे मेजॉरिटी लॉट ऑफ पीपल माइट थिंक कि 4-5 डिफरेंट तरीके हैं आउट होने के जब आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं, पर क्रिकेट में आउट होने के 11 डिफरेंट तरीके हैं. अगर मैन का जो है वो अब 12वें में भी ऐड हो गया है, वो रन आउट, बट उसको एज अ सेपरेट डिसमिसल ले आया गया. तो 11 डिफरेंट तरीके आउट होने के, जिसमें से एक टाइम आउट ऑब्वियसली इज समथिंग कि आपको 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट जो भी रिक्वायरमेंट है, डिफरेंट फॉर्मेट, T20 में, 50 ओवर्स में, टेस्ट मैच में एक ख़ास टाइम है जिसमें आपको रोप को क्रॉस करना है. तो वो एक मोड ऑफ डिसमिसल है जो बहुत से लोगों को नहीं पता. फिर ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड एक डिसमिसल है जिसमें आप एज ए बैटर अगर थ्रो के बिल्कुल सामने जान कर आते हैं, जिसमें इंजी भाई का एक बड़ा मशहूर किस्सा था, हिट द बॉल आई आउट, आई डोंट हिट द बॉल आई आउट. आई थिंक वो वीडियो जरूर यूट्यूब पे लोग देखें जाके, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग एक वो डिसमिसल जरूर है. Have you seen this, Ro? Yes, absolutely. Because वो I think within a span of few months वो 2 बार obstructing the field out हुए थे. तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग एक. फिर उसके बाद ऑब्वियसली हैंडलिंग द बॉल है. एक तो हम देखते हैं कभी ये मुझे प्लीज for viewers also, handling the ball, what exactly is that? अगर आप देखेंगे कभी कभी आपने देखा कि बैटर ने बॉल खेला और बिल्कुल उसके पाँव के पास बॉल रुक गया, या उसके लेग गार्ड्स में कभी कभी चला जाता है बॉल. सो आपने हमेशा देखा होगा कि वो बैटर जो राइट रूटीन है वो फील्डर से पूछेगा मैं दे दूं आपको, सो दे विल आस्क द परमिशन ऑफ द फील्डर. सो फिर अगर फील्डर कहते हैं हाँ दे दो या उठा दो, तो फिर बैटर उठाता है. उस पर फील्डिंग यूनिट के पास अब कोई बात नहीं है कि उसको वो दोबारा से अपील कर सकते हैं. पर अगर आपके विकेट में बॉल जा रहा है या इवन करीब भी पड़ा और आप उसको दोबारा हाथ लगाते हैं, स्पेशली इफ इट्स रोलिंग टुवर्ड्स द विकेट, या कुछ भी अभी डेड बॉल नहीं हुआ, कीपर के हाथ में नहीं गया, और आप उसको हाथ से पकड़ने की कोशिश करते हैं, दैट इज हैंडलिंग द बॉल. I think this is something Taha would do if he was a professional batter. I think he would just be like ये लो, and then he would know he'd be out. इसमें सना in these sort of dismissals क्या दूसरी टीम का अपील करना ज्यादा मैटर करता है इसमें, या फिर
अंपायर्स इसको खुद भी नोटिस करके कर लेते हैं, बिकॉज व्हाट आई हैव नोटिस्ड एंड सीन इज कि अगर अपील ना की जाए तो ये निकल जाती हैं चीजें। हाँ जी, क्योंकि जनरली देखिए मोस्टली कोई भी बैटर अगर दूसरी दफ़ा हाथ लगाएगा वो जनरली हेल्प कर रहा होता है कि भाई कोई दूर से आए बॉल उठाने के उसके बजाय मैं उठा के दे दूँ, तो जनरली इट्स मोर इन अ हेल्पिंग जोन, तो वो लोग अपील नहीं करते और उसको आप कंटिन्यू कर लेते हैं। बट अगर कोई बहुत इंटेंस मैच हो रहा है और समवन वांट्स टू प्ले मीन तो वहाँ पर उसको लेके आया जा सकता है। तो आई थिंक ये एक डिसमिसल है। फिर हिट द बॉल ट्वाइस, उसमें भी है कि अगर आपका बॉल आपके बैट से लगा या बॉडी से लग के अब रोल ऑन हो रहा है विकेट की तरफ, सो आप उसको रोक सकते हैं, यू कैन नॉट हिट इट। तो द मोमेंट यू ट्राई टू हिट इट द सेकंड टाइम, तो हिट द बॉल ट्वाइस पे आपको आउट दिया जाता है। एंड ऑफ कोर्स टाइम आउट इज आल्सो सच एन इंटरेस्टिंग डिसमिसल। हमने भी वर्ल्ड कप में भी देखा था, एंजेलो मैथ्यूज के साथ हुआ था, अगेन अ वेरी ड्रामेटिक सीन। बट इस पे आपकी क्या टेक है कि एक बैटर को कितना टाइम लगना चाहिए फ्रॉम द मोमेंट द विकेट फॉल्स टिल ही? देखिए वो टाइम आपका डिसाइडेड होता है, कभी कभी वो फॉर्मेट टू फॉर्मेट डिफर कर सकता है, कभी कभी कंडीशंस पे भी डिफर कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लॉर्ड्स में खेल रहे हैं, लॉन्ग रूम से आपको आना है, तो T20 क्रिकेट में बिकॉज यू आर एक्सपेक्टेड टू बी एट द डग आउट बाहर, तो वहाँ पर टाइम थोड़ा सा कम दिया जाता है। पर जहाँ पर आपको दूर से चल के आना है वहाँ पर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दिया जाता है। सो वो डिफरेंट टाइम जोन्स होते हैं, उसके अंदर अंदर आपको करना है। एट टाइम्स बैटिंग ऑर्डर आखिरी मोमेंट पे चेंज हो जाता है, या आप वॉशरूम में हैं, विकेट गिर गई है, कभी ऐसे भी होता है कि आप पूरा वक्त मैच देख रहे हैं बैठ के इंतज़ार में एकदम से ऐसा टाइम आया फिर आप भागते हैं, वो भी हो जाता है। कभी कभी लोग सो भी जाते हैं, हमारी एक प्लेयर थी वो सो गई थी, मैच हो रहा है सो गई है, तो टाइम आउट। इंटरनेशनल मैच? नहीं डोमेस्टिक मैच था, इंटरनेशनल में नहीं। उठाया किसने? फिर जो उसको जिस तरीके से उठाया वो एक अलग स्टोरी है। कभी ऐसा हुआ है किसी बैटर या किसी भी प्लेयर के साथ कि वो बाहर आ रहे हैं जब बैटिंग करने, तो अपना कोई ग्लव भूल गए हैं, मैं खुद कर चुकी हूँ कि दोनों राइट हैंड के ग्लव्स लेके अंदर चली गई। एक दफ़ा मैंने ये किया जब मैं पहनने शुरू, क्योंकि ग्लव भी डिफरेंट होता है, जो आपका हैंड फेसिंग होता है टूवर्ड्स द बॉलर उसके ऊपर गार्ड ज़्यादा होता है आपका इस थंब के ऊपर। ये जो थंब जो मेरा नॉन डोमिनेंट आर्म है उसका बिल्कुल कपड़ा या लेदर लगा होगा, उसके ऊपर प्रोटेक्शन नहीं होगी। तो मैं जब पिच पे जाके गार्ड लेने लगी तो देखा तो दोनों जो राइट हैंड के ग्लव्स आ चुके थे, और तो वो अब ऑब्वियसली फिर हंस रहे थे, ऑपोजिशंस भी आपके हंस रहे होते हैं। और एक दफ़ा मैं ग्लव्स के बगैर भी अंदर भाग गई थी, T20 में विकेट्स गिरी, तो वो तो शुक्र है मुझे रोप से पहले ही ख्याल आ गया, तो वापस जाके ले लिया। बट इस तरह की ऑब्वियसली जब कोई ऊपर नीचे 2-3 विकेट्स गिर जाएँ, या आप उस किसी से बात करें, अगले बैटर से पेप टॉक करें और एकदम से विकेट गिर गई, तो कभी कभी ऐसे एक दो और चीज़ें भी इंटरेस्टिंग होती हैं, उस पर भी आपसे पूछना चाहेंगे कि ये हेलमेट जो पड़ा होता है समटाइम्स, उस पर जो बॉल लगने का होता है, तो उससे क्या पेनल्टी होती है और वो किस सूरत? वो जनरली 5 रन की पेनल्टी होती है, बिकॉज जनरली ये एक्सपेक्ट किया जाता है, क्योंकि इतना जब मैच फ्लो में जा रहा होता है तो यू कांट डिसाइड कि क्या ये चौके पे जाएगा नहीं जाएगा, इसके बाद कितने रन बनेंगे, ओवर थ्रो हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सो अगर वो कीपर ने या किसी भी फील्डर ने, जो करीब के फील्डर है, उन्होंने अपनी कोई भी चीज़, चाहे वो हेलमेट हो, चाहे वो कैप हो, कोई भी जो आपकी बॉडी से अलग हो जाता है आपका इक्विपमेंट, अगर वो ग्राउंड पे पड़ा है और उसके ऊपर बॉल लग जाता है, इवन टॉवल अगर आपने रखा हुआ है ड्यू के लिए और वो गिर जाता है और उस पे बॉल आके लग जाता है, तो सब पे 5 रन की एनीथिंग दैट कैन टर्न आउट टू बी अ हिंड्रेंस और दैट कैन ऑब्स्ट्रक्ट। हां, सो उसमें मैक्सिमम रन जो हैं वो फील्डिंग टीम को दे दिए जाते हैं, जो कि 5 रन। अच्छा, आपके लिए एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, जब सना मीर खेल नहीं रही होती, या जब सना मीर कमेंट्री नहीं कर रही, या जब सना मीर काम नहीं कर रही, तो सना मीर क्या कर रही हैं in her free time, and do you then want to talk about cricket and watch cricket and discuss cricket? Not at all. क्या करती हैं? Not at all. देखिए क्रिकेट मैंने तकरीबन 20 साल हो गए हैं इस फील्ड में, 15 साल मैंने खेला है, 5-6 साल से ऑब्वियसली एनालिसिस और कमेंट्री इसका हिस्सा हूँ। तो मेरा ऑफ टाइम जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैंने मिस की ड्यूरिंग माई प्लेइंग डेज वॉज टू बी विद माई लव्ड वंस एंड फैमिली। आपको इतना ट्रैवल करना पड़ता है, तो आई एम कैचिंग अप ऑन दैट। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मेरे जो दोस्त हैं, मैं उनकी हर खुशी गम में शिरकत कर सकूं, मेरे जो फैमिली हैं, पेरेंट्स हैं, जितना टाइम मैं उनके साथ गुजार सकूं। मेरी अगर बहन आती है, मेरी बहन जब शादी हुई तो वो शुरू में US चली गई थी, तो वो बेचारी जब भी ट्रिप पे आती थी तो मैं पूरा वक्त PCB से पूछती रहती थी, भाई नेक्स्ट ट्रिप हमारा टूर कब है।
कोई डेट्स नहीं होती थी, एक दिन फ़ोन आता था कि सुबह हमने कैंप जाना है और 15 दिन में टूर पे जाना। तो अक्सर जब वो शी वाज ट्रैवलिंग टू पाकिस्तान, फैमिली वुड मिस आउट। तो फिर मेरा टूर होता था, तो दैट इज समथिंग दैट आई एम काइंड ऑफ कैचिंग अप And we ऑन। know you're fond of cats as well. You have 2 cats. Two kittens. हाँ, अब kitties. now they are turning into cats. They found me. So I was How cute. मेरा कोई प्लान नहीं था उनको इनिशियली रखने का, but I just found these 2 kittens. तो Kitties? फिर I had to rescue them. So now they are अब वो नहीं जा रही वापस, वो नहीं कह रही जाएंगे। हमने I आपके think साथ ही रहना है। I think आप जितना उनको स्पॉइल भी कर रही है ना, वो अब कहीं नहीं जाएंगे, बल्कि I think अब और बढ़ती रहेंगी बिल्लियों की। अभी तो एक और सवाल सुना आपके लिए है आपकी सबसे फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन कौन सी है, अ नॉन क्रिकेट डेस्टिनेशन, जो आप क्रिकेट की वजह से नहीं गई बट फॉर टर्की। और अगला सवाल का हिस्सा है कि व्हाई। टर्की, आई थिंक मुझे टर्की में वो एक बैलेंस बड़ा ज़बरदस्त लगता है। इट्स अ कंट्री जहाँ आपको कोई टेंशन नहीं होती, आप खाना जा रहे हैं, कोई हलाल हराम का हम जो सोच रहे होते हैं कि भाई क्या खाना है क्या नहीं खाना है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं होती आपको। तो वेस्ट और ईस्ट का एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक बैलेंस वहाँ पर नज़र आता है। फिर आपका इस्लामिक और बाकी भी आपको हर तरह की हिस्ट्री वहाँ पर मिलती है, और यूरोपियन फील भी है उसकी, बट ईस्टर्न जो मोहब्बत और खुलूस लोगों में नज़र आता है वो भी बड़े मज़े का है। सो आई थिंक द ओवरऑल एक्सपीरियंस मुझे टर्की का बहुत ही पसंद है। कंट्री। सो 2 बार तो मैं जा चुकी हूँ, 2 या 3 बार, तो अभी जब भी मौका मिलेगा फिर दोबारा ज़रूर जाने का। जब भी जाएं प्लीज हमारे लिए टर्किश डिलाइट्स ज़रूर लेके आए, दिल खोल के लेके आए। और बिल्लियाँ भी वहाँ पे बाय द वे बहुत दोस्तियाँ हुई मेरी बिल्लियों से। स्ट्रे कैट्स और स्ट्रे डॉग्स का एक बड़ा और बहुत एक उसकी बड़ी अच्छी चीज़ मुझे टर्की के भी रिसेंटली पता चली, जो कि मैं ज़रूर इस प्लेटफॉर्म से चाहूँगी कि हमारे आवाम तक पहुँचे। टर्की में अगर आप ब्रीडेड एनिमल्स रखते हैं तो आपको अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता, क्योंकि वो कहते हैं कि जब स्ट्रे कैट्स आपकी फिर रही हैं आप उनका ख्याल रखें रादर देन आप बाहर से मंगाएं। तो मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी कि आप जो हम अब शेल्टर्स ढूंढ रहे होते हैं किटन्स के लिए, डॉग्स के लिए, डिफरेंट एनिमल्स के लिए, सो वो एक कल्चर का हिस्सा बना दिया जानवरों से प्यार करना, कि जो हैं आपके इर्द गिर्द घूम रहे, लुक आफ्टर देम। सो वो स्ट्रे कैट्स ऐसी होती हैं कि जैसे आपका पेट है, वो आपके पीछे पीछे घूमनी शुरू हो जाएंगे, पूरे मेरे रूम तक आ जाती थी, वहाँ बैठी रहती थी। तो वो मैंने कल्चर वहाँ पर ज़रूर देखा है। बिल्कुल। एंड इफ यू ऑब्वियसली गेट अ चांस टू गो अगेन, आपको इस्तांबुल के अलावा भी दूसरी जगह भी एक्सप्लोर करनी चाहिए, बिकॉज़ टर्की हैज अ मैंने बहुत किए हैं। मैं इस्तांबुल, कोन्या, कपाडोशिया, पामुक्काले, अंतालिया, सब मैंने उसको एक उनका हिल स्टेशन है कॉल्ड ट्रabzon which is one of the ऐसा एयरपोर्ट मैंने जिंदगी में ट्रabzon जो कि एक बहुत ठंडा हिल स्टेशन है। इट्स अ वेरी कोजी प्लेस। लेकिन वहाँ पे जब जहाज लैंड हुआ था ना, मैंने ज़िंदगी में ऐसी लैंडिंग कभी नहीं देखी। मुझे लगा हम पानी में जा रहे हैं, हम पहाड़ों में जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, वी डोंट नो। बट आई थिंक नेक्स्ट टाइम टर्की में नेक्स्ट लिस्ट में अपनी ज़रूर उसको ऐड करें। एंड देन नॉट टू फॉरगेट टर्की इज अ वेरी यू नो पाकिस्तान फ्रेंडली कंट्री एज वेल। जहाँ आप बताएं तो ब्रदर सिस्टर फॉरेन बहुत ही अच्छे लफ्ज़ों में। योर फेवरेट डेस्टिनेशन? My favorite city in the world is Montreal. Montreal एक बहुत ही खूबसूरत शहर लगता है। 2 शहरों के बीच में मेरी हमेशा वो चलती है, एक एडिनबरा और एक मॉन्ट्रियल। दोनों एक्चुअली काफ़ी सिमिलर भी हैं, तो आई थिंक एक वो वाइब भी मुझे वो पसंद है। जो मॉन्ट्रियल की खूबसूरती है वो नॉर्थ अमेरिका में वाहिद शहर है विच हैज़ अ वेरी यूरोपियन वाइब, जहाँ पे आप पुराने यूरोप की वाइब अगर आपने, क्योंकि इंटरेस्टिंगली इन माई लाइफ आई ट्रेवल्ड टू नॉर्थ अमेरिका अर्लियर एंड देन यूरोप लेटर। तो जब मैं उस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में मुझे इंट्रोडक्शन मेरा वहाँ से हुआ, तो फिर यूरोप की जो फील मुझे देखनी थी तो वो मुझे मॉन्ट्रियल से मिली थी। एंड देन बहुत दोस्त हैं, बहुत वक्त गुजरा है वहाँ पे। सो इफ़ आई गो टू दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड तो मेरा कोशिश ज़रूर होती है कि मॉन्ट्रियल में 2-3 दिन ज़रूर गुजारूँ। और एडिनबरा अगेन बिकॉज ऑफ द जो उसका जो आर्किटेक्चर है, जो 15th-16th सेंचुरी का जो आर्किटेक्चर वहाँ पे है, उस पूरे शहर में आप जाएं तो ऐसा लगता है कि आप किसी फेरी टेल में। इट्स अ स्टोरी बुक बेसिकली। बिल्कुल ऐसे एवरी नूक एवरी कॉर्नर इट्स लाइक आप एक स्टोरी बुक में वो जो एक एनिमेटेड तस्वीरें होती है ना, वैसी फील है। एंड जस्ट वॉक अराउंड इन दैट सिटी, आई मीन यू डोंट नीड एनी ट्रांसपोर्ट, कुछ चलते जाएं और देखते जाएं। और वो जो उनका एडिनबरा कासल की जो पूरी एक वॉक है, एंड देन दे हैव सम रियली नाइस स्पॉट्स इफ यू आर इनटू हाइकिंग, तो आप वो भी कर सकते हैं। और वो पूरी जो एक फील है, आई थिंक स्कॉटलैंड ओवरऑल ब्यूटीफुल
country to visit और if you're आपका into. रोहा? हाँ टर्की तो अब उन्होंने ले मेरा लिया एक्चुअली आप दोनों ने मेरी दोनों अब हो टॉप गए। 2 सिटीज बता दी अब हैं. आपको इस्तांबुल कुछ और। एंड एडिनबरा माय टॉप 2 सिटीज. फिर I अगर completely agree with you both. आप क्वींसलैंड गई हैं न्यूजीलैंड? नहीं, न्यूजीलैंड फिर is still on my list. फिर आपने वहाँ जाना है नेक्स्ट. New Zealand and is South still Africa on are the my places list. where I really want to go. I Stunning, haven't been stunning. able I to. think both South Africa is stunning. खास तौर पे केप टाउन. न्यूजीलैंड इज स्टनिंग आल्सो, बट क्वींसटाउन मैं खुद भी गई नहीं हूँ, बट आई इंशाल्लाह जब भी नेक्स्ट टाइम न्यूजीलैंड जाऊँ तो छुट्टी लेके अलहदा मैंने पहले से सोचा हुआ है. अच्छा, पाकिस्तान में आपकी फेवरेट जगह कौन सी है? पाकिस्तान में इस्लामाबाद आई थिंक सिटी आई लव. शुक्र है कि मैं Apart भी इधर from रह home, रही हूँ. apart from हाँ, एबटाबाद ऑब्वियसली इज इंसेस्ट्रल होम. कराची आई हैव स्पेंट अ ग्रेट टाइम, बहुत अच्छा टाइम गुजरा, बट ऑब्वियसली जो सबसे ज़्यादा क्लोज टू माई हार्ट वुड हैव टू बी टेक्सिला कैंट, क्योंकि वहाँ मेरा बचपन गुजरा है, वहाँ से मेरी क्रिकेट का आगाज़ हुआ, टेप बॉल क्रिकेट, वो सारी चीज़ें वहाँ पर हुई. तो आई थिंक वो मेरी एक बहुत स्पेशल मेमोरी है टेक्सिला के साथ. बट अगर किसी सिटी में मैं रहना चाहूँगी तो वो इस्लामाबाद ही है. सो अल्लाह का शुक्र है कि हम आई थिंक इट्स द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स. It's a balance, right? That you have. पाकिस्तान के हवाले से भी अगर बात की जाए तो आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट कि मैंने बहुत एक्सटेंसिव पाकिस्तान का सफ़र किया हुआ है, डिफरेंट शहरों का, डिफरेंट कामों के सिलसिले में. आई मीन आई हैव बीन टू इंटीरियर सिंध के अंदर सिब्बी और मतलब सखर, ये सारे एरिया, हैदराबाद बाय रोड मैंने देखा हुआ है. देन जो आपके खूबसूरत जो आपके पहाड़ी इलाके हैं, Northern स्कर्दू areas. और गिलगित और हुंजा, वहाँ पे भी जाने का इत्तेफाक हुआ. एंड देन ग्वादर साइड पे भी जाने का इत्तेफाक हुआ फॉर अ प्रोजेक्ट. और ग्वादर भी बड़ा ही खूबसूरत डेवलपमेंट के प्रोसेस के अंदर है. सो पाकिस्तान इज़ ब्यूटीफुल. और अगर लोगों को मौका मिले तो देयर इज सो मच टू सी कि आप अगर जब बाहर अगर नहीं जा सकते या तो पाकिस्तान में इतनी चीज़ें हैं कि हर साल आप एक नई डेस्टिनेशन देख सकते हैं. Absolutely. यू कैन सी अ लॉट. मैं तो ऑलरेडी जब PSL से हम फ्री होंगे, मैं तो ऑलरेडी छुट्टी प्लान अपनी आजकल बल्कि कर ही रही हूँ. आई कैन नॉट वेट टू गो अप नॉर्थ अगेन, एक्सप्लोर. लास्ट सीजन आई वेंट टू देओसाई विच इज़ आई थिंक पाकिस्तान में मैंने इससे खूबसूरत जगह नहीं देखी. और वो ऐसी जगह है जहाँ पे आप एक बार नहीं जाते हो, आप बार बार जाते हो. देयर आर सो मेनी कैंपिंग ग्राउंड्स वहाँ पे. एंड देन ऑफ कोर्स डिफरेंट सीजन्स में आप जाओ तो आपको अलग नज़ारा उसका फील होता है. तो आई थिंक एनीबडी हु इज इनटू एक्सप्लोरिंग, आप लोग देओसाई जरूर जाएं. स्कर्दू ओवरऑल वन इंटरेस्टिंग फैक्टर सना कि आप इन जिन भी इलाकों की मैं बात कर रहा हूँ, इनमें से जिन जगहों पे भी आप जाते हैं ना, you'll see people playing cricket some way or the other. So that cricket is one unifying sport जो आपके मुल्क में है, जो हर कोई खेलता है. मैंने पहाड़ों में ऐसे ऐसे खूबसूरत ग्राउंड बने हुए देखे हैं. कुछ पिक्चर्स भी मैं आपसे शेयर करूंगा. एंड देन इवन डेजर्ट में, रेगिस्तान हमारे में, इतने हर जगह एथलीट्स स्पेशली फीमेल एथलीट्स जो हैं गिलगित बल्तिस्तान रीजन से, उनका ताल्लुक है क्योंकि वहाँ के लोगों में आई थिंक कुछ एथलेटिसिज्म उनके अंदर बिल्ट बहुत है. ज़्यादा. डायना बेग हमारी क्रिकेटर हैं, फिर अनीता करीम है, अनीता करीम जी, MMA रूबी की हैं, फिर समीना बेग हमारी माउंटेनियर हैं. तो हैं. माशाल्लाह बहुत टैलेंट वहाँ से निकला है. बहुत ज़्यादा खूबसूरती भी बहुत है, टैलेंट भी बहुत है. और यहाँ पर अब एक ब्रेक का टाइम हुआ है, बट व्हेन वी कम बैक वी विल लुक अहेड एट टुमारोज क्लैश. डोंट गो एनीवेयर, यू आर वाचिंग द डग आउट ऑन तमाशा एंड माइको. Welcome back after the break. You're watching us on the Dugout, exclusively on Tamasha and Maiko, your daily dose of HBL PSL. अब हम अपने लास्ट सेगमेंट के अंदर हैं और हम सीधा बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, which is Pick the Winner. जी तो सना, लास्ट राउंड मैच ऑफ HBL PSL, और बड़ा मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कराची किंग्स. इससे डिसाइड होगा कि कौन नंबर 2 होने वाला है और कौन नंबर 3 होने वाला है. तो आप अपना विनर भी पिक करें और फिर बताइए इसके बारे में कि कल के मैच के बारे में क्या एक्साइटमेंट. आप जैसे प्रोग्राम के शुरू में कह रहे थे ना कि इस्लामाबाद ऐसी जगह पर पहुंच गया हम सोच भी नहीं सकते थे. तो लिटरली जिस वक्त इस्लामाबाद का मैच किसी से भी आता था तो हम सारे इस्लामाबाद पिक कर लेते थे.
तो अभी मुझे बहुत हैरत हो रही है अपने आप को कराची पिक करते हुए देखते हुए। उसका रीज़न ये है कि मुझे लग रहा है कराची ओवरऑल एक बहुत ही ज़बरदस्त मोमेंटम उनकी साइड पे बहुत ज़बरदस्त है और बहुत क्लैरिटी से दे वांट टू रियली ईगरली दे वांट टू बी इन द टॉप 2। इस्लामाबाद थोड़ी सी जिटरी नज़र आई पिछले 3-4 मैचेस में, तो अब ऑब्वियसली चेंजेस आई हैं और बड़ी अच्छी चेंजेस। रासिब एंड्रडूसन आए हैं, टिमाल मिल्स आए हैं, उनके पास चेंजेस उनकी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही हैं। जिमी नीशम है, लेकिन फिर भी आई थिंक विद द मोमेंटम ऑन कराची साइड आई विल बी पिकिंग कराची किंग्स फॉर टुमारो। एंड ऑफ कोर्स अगर हम दूसरी तरफ भी बात करें, इस्लामाबाद यूनाइटेड की हमने बात की, वी नो के अर्लियर ऑन द सीजन उनकी बैक टू बैक जो विंस थी, बीच में देयर वाज अ पॉइंट जिस पे हमने शो पे भी काफ़ी बात की थी, वेयर देयर वर अ लॉट ऑफ चेंजेस in every game. Sana, looking back now, do you think now they have stumbled, या they might have now come up with a combination that will work for them? अगर ये कल जीत जाते हैं तो आगे का इनका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? देखिए ये एक बहुत बड़ा अब इनके लिए सवाल आ चुका है, क्योंकि टॉप ऑर्डर में कायल मेयर्स को जब से इन्होंने डाला तो वो इनकी कोई बहुत इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस नहीं आई। तो अभी टॉप ऑर्डर में भी इनको कोई चाहिए जो कि परफॉर्म करे विद साहबजादा फरहान जो कि आउटस्टैंडिंग जिनका HPL PSL जा रहा है। फिर शादाब कितने फिट हो चुके हैं, क्योंकि ठीक है ब्रेक तो मिला था पर एक प्लेयर को फिटनेस में वापस आने के लिए मैच प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। सो क्या वो मैच प्रैक्टिस वो ले सके हैं इन दिनों में, वो भी एक क्वेश्चन मार्क है। यू डोंट वांट टू पुट हाफ कुक्ड प्लेयर की अभी वो आधी इंजरी से बाहर हैं, क्योंकि नेट्स फ़र्क चीज़ हैं, प्रैक्टिस मैच फ़र्क चीज़ है, आपको मैच में आना है। सो अभी भी थोड़े से क्वेश्चन मार्क ज़रूर हैं इस्लामाबाद के लिए, और वो कल के मैच में उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है। उस लिहाज से अच्छी चीज़ है कि कराची ने क्योंकि पेशावर को हरा दिया था, सो दे क्वालिफाइड। सो वो क्वालिफिकेशन की टेंशन तो नहीं है, बट टॉप 2 में वो भी आना चाहेंगे जिस तरह की इस्लामाबाद का माइंडसेट है। दे वुड ऑल्सो वांटेड, बट अब देखते हैं कि उनकी इंजरीज़ कहाँ तक पहुँची हैं, क्योंकि काफ़ी उनको इंजरीज़ का सामना करना पड़ा इस पूरे HBL PSL में। रोहा, आपकी पिक क्या है कल के लिए? I think I And will why? go with the home team for tomorrow's game. I think Islamabad United will, I think इस गैप को वो उन्होंने अच्छा यूटिलाइज किया होगा. They would have gone back to their putting their thinking caps back on. उनका थिंक टैंक इस वक्त बहुत लकी भी फील कर रहा होगा, क्योंकि उनके पास वो प्लेयर्स, उनका कोर जो है वो वैसे का वैसा ही है. तो कोर के लिए आई थिंक इम्पॉर्टेंट है, जो कि पहले भी खेल रहे थे. सलमान अली आगा की अगर हम ख़ास तौर पे बात करें, इन द एब्सेंस ऑफ शादाब, आई थिंक ही हैज़ लेड इस्लामाबाद वेल, बट ऑफ कोर्स वो विन्स उनको नहीं मिल सकी जिनके पीछे वो शायद थे. इस ब्रेक के बाद दे रियली वुड हैव जस्ट regrouped and reassessed their mistakes. Maybe tomorrow will be the day Islamabad will bounce back. Right before हमने बात की कि पीक गलत टाइम पे शायद कर लिया, अब एक और मौका उनके पास है कि वापस अपने आप को सही टाइम पे सही ट्रैक पर ले आए. आपकी टीम कौन सी है कल के मैच? माय पिक विल आल्सो बी कराची फॉर टुमारो, बिकॉज अगेन जैसे सना ने कहा कि मोमेंटम उनकी साइड पे है. कराची एक स्टेज पे काफ़ी कमज़ोर पोजीशन में थी टूर्नामेंट के अंदर, और वहाँ से वो कॉन्स्टेंटली राइज कर रहे हैं, और उनके कैप्टन ने एक राइट टाइम पे फॉर्म में आ गए हैं. और डेविड वार्नर जैसे प्लेयर अगर फॉर्म में हो तो वो बहुत खतरनाक हो जाते हैं दूसरी टीमों के लिए. And of course, James Vince. My God, that player has been, I feel like the best foreign pick. Of course, इस पूरे season में across teams has been Vince, back-to-back performances. And tomorrow, I think, अगर मैं कराची पिक करती तो शायद मेरे MVP वही होते. लेकिन अब I think टाइम आगे करें MVP. जी, बिल्कुल. Time to pick our MVP. हाँ जी, टीम कराची. रोहा, आपने मेरे MVP पिक कर लिया, मैं आपके कर लेती हूँ. फिर चले. ऐसे कराची से तो मेरे जेम्स विंस है, उधर से आप जेसन होल्डर अगर वैसे सना ये वैसे मुझे पहले करना चाहिए था. सना के MVP पिक्स इस सीजन बहुत स्मार्ट जा रहे हैं. शी इज बीइंग स्पॉट ऑन इन न्यूमरस ओकेजन्स. आज सलमान मिर्जा ने जो है ना फखर जमान से ले लिया, लेकिन चलिए आपके MVP ने स्कोर तो किया. मेरे MVP ने आज कुछ खास नहीं किया. नहीं, लेकिन रोहा दूसरे वाले MVP खेले ही नहीं मेरे फाइनल आज क्वेटा में. चले आप अपना तो पहले कराची का बता दें. आई थिंक कराची का मतलब इट्स कहना पड़ेगा, बट जेम्स विंस के अलावा आप किसी की नज़र ठहर नहीं रही है. इवन दो हसन अली भी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे हैं, बट इतना बैटिंग ट्रैक नज़र आ रहा है कि डेविड वार्नर और जेम्स विंस में ही
मैं चूज़ करना चाहूँगी, सो आई विल गो विद जेम्स विंस। ताहा? आई विल गो विद खुशदिल शाह। जैसी परफॉर्मेंस उस दिन उन्होंने दिखाई और थ्रू आउट इस टूर्नामेंट में दिखा रहे हैं, उन्होंने कई स्टेजेस के ऊपर इस टूर्नामेंट में मैचेस की शक्ल बदली है कराची के लिए, बैटिंग के साथ भी एंड एट टाइम्स बॉलिंग के साथ भी। सो खुशदिल शाह, अगेन डेविड वार्नर इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू बीइंग माई MVP बिकॉज डेविड वार्नर बीइंग एन ऑस्ट्रेलियन, बड़े स्टेज के बड़े प्लेयर हैं और ये स्टेज अब वैसी आती जा रही है जहां ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स जो हैं उनका कोई सानी ही नहीं है दुनिया के अंदर। बट आई थिंक कि खुशदिल शाह जिस मोमेंटम से ये टूर्नामेंट खेलते आ रहे हैं और जिस तरह उन्होंने कराची को जिस सूरत हाल में फतूहात दिलवाई हैं, तो आई थिंक खुशदिल शाह। मुझे लग रहा है उर्दू कमेंट्री के लिए ऑडिशन हो रहा है। हो गया अब तारिक सईद साहब के बाद अब ताहा सदाकत ही है, फतूहात और भी जो आपने वर्ड्स बोले। वेल डन, नाइस। So yeah, खुशदिल शाह will be my MVP for tomorrow and अब आपके इस्लामाबाद की बताइए आप। उर्दू या इंग्लिश या सलीस उर्दू में आप जो please। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है बताइए। अच्छा तो तबसरा कीजिए प्लीज। मैं ये अर्ज करने लगी हूँ कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के मुत्तहिदा वहीं फंस गए हैं आप तो। टीम को अर्ज करने पे टीम रहेंगे। की उर्दू है। मुत्तहिदा इस्लामाबाद। यार ये वैसे अजीब लैंग्वेज है, कुछ वर्ड्स जो हैं वो उर्दू में वही है जो इंग्लिश में है। टीम की इंग्लिश उर्दू टीम ही है। टीम तो टीम है। टीम तो टीम है। इधर कोई उर्दू दान नहीं बैठा है, मेरे ख्याल से हमें हेल्प करने के लिए लाइन यूज करनी पड़ेगी। चलें, इस्लामाबाद की टीम में से मेरे जो MVP हैं वो हैं जी साहिबजादा फरहान। नो शॉक्स देयर। आई थिंक के सीजन उनका जो बल्ला है इतने ज़बरदस्त ब्यूटीफुल फ्लो में है एंड ही इज़ मेकिंग द मोस्ट ऑफ दैट पावर प्ले एंड टुमारो आई थिंक इफ द कंडीशंस रिमेन लाइक व्हाट वी सॉ टुडे इन द लेटर मैच एज वेल और अर्लियर ऑन एज वेल, Rawalpindi is where he will shine the brightest. And if Islamabad are to win tomorrow's game against Karachi's bowling lineup, I think Sahibzada Farhan has to stand out there and make sure he takes the game deep. So I think this is what our MVP section looks like of the show. हमने अपने प्लेयर्स की बात की। अच्छा चलिए एक और में जाना था, आपने पूरा अंग्रेजी में बोल दिया। देखिए हम कल करेंगे, मैं कल थोड़े से अपने वर्ड्स उर्दू के कुछ हमें तो शोएब भाई ने बताए। खिलाड़ियों का मजमुआ इज व्हाट द डायरेक्टर हैज टोल्ड मी टू यूज। खिलाड़ियों का अच्छा टीम की उर्दू है, थोड़ा लंबा फ्रेज बन गया है, इसको हम टीम पे ही रखते हैं। टीम पर ही रखते हैं। चले अब क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा टाइम और है, अगर आप कुछ और प्लेयर्स को डिस्कस जरूर करना चाहिए। आप लोगों का होमवर्क मैं देना चाहती हूँ प्लीज उर्दू पे। डग आउट की उर्दू कर आपने सोच के आना। डग आउट की उर्दू जी। बड़ा टास्क है ये भी। डग मतलब खोदना, आउट मतलब बाहर खोदना। डग आउट की उर्दू, ये जो डग आउट का कॉन्सेप्ट है। डग डिग का पास्ट होता है तो बाहर खोद दिया नहीं। एक्चुअली आई थिंक डग आउट शुड स्टे। मोर्चा हो सकता है डग आउट। आई थिंक सिंपल वर्ड है वैसे मोर्चा। आपने जो खुदाई और उसका वो तो डायरेक्टर साहब जो कान में मेरे बोल रहे हैं पीछे से, उनको फॉलो मैं कर रही हूँ। लेकिन कुछ और प्लेयर्स को ऑब्वियसली मैं डिस्कस करना चाहूंगा कराची के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आप चाहें तो इस्लामाबाद के प्लग इन भी कर सकती है। हसन अली एक अच्छा टूर्नामेंट, एक अच्छा फ्लो में आए हुए लग रहे हैं, अच्छी जगह बॉल डाल रहे हैं, अच्छे स्पेल्स भी कुछ किए हैं। वेयर डू यू सी हसन अली गोइंग आफ्टर दिस टूर्नामेंट? कुछ इंटरनेशनली आपको लगता है कोई कमबैक के करीब हैं या अभी इट्स टू अर्ली टू से दैट? देखिए हसन अली की सबसे अच्छी चीज़ ही मुझे लगती है कि हमेशा परफॉर्मेंस से कमबैक किया है। इनकी बहुत अच्छी बात है, इंजरीज हुई इनको बहुत ज़्यादा। मुझे याद है मैं जब नया कमेंट्री की दुनिया में आई उस वक्त कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में इनकी बैक की बड़ी इंजरी हुई थी और सेंट्रल पंजाब बहुत उस वक्त टेबल पर नीचे था और इनको कप्तानी मिली और वहाँ से इन्होंने ना सिर्फ टीम को जितवाया, ख़ुद भी परफॉर्म किया। और पिछले उससे पहले एक PSL में भी इसी तरह इन्होंने इस्लामाबाद में जब पहली दफ़ा इनको पिक किया था वहाँ पे इतनी परफॉर्मेंस थी कि पाकिस्तान टीम में आ गए। तो इन्होंने ये कमबैक्स के माहिर हैं और सारा हमेशा परफॉर्मेंस बेस्ड के ऊपर बहुत परफॉर्म करके आते हैं। तो इस दफ़ा जिस तरह की बॉलिंग की है, जैसी मैच्योरिटी, और वही जैसे उस दिन शोएब भाई भी बात करते कि जब एक बॉलर का फॉलो थ्रू लंबा होना शुरू होता है ना तो आपको पता चलता है उसकी इंजरी ख़त्म हो चुकी है, वो फुली फिट है। तो जो रिदम इस वक्त हसन अली का नज़र आ रहा है, हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए जब भी हमें मौका मिलता है। और आई थिंक ये हमेशा सोच होनी चाहिए, किसी का एज, किसी की कोई चीज़ आपका फैक्टर नहीं होना चाहिए। उसकी परफॉर्मेंस, उसका रिदम, वो सबसे पहले होना चाहिए और उसका बेहतरीन फ़ायदा आपको अपने मुल्क को देना चाहिए। तो आई थिंक जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं
आई थिंक डोर शुड ऑलवेज बी ओपन। बहुत अच्छा कर रहे हैं, और अब साथ साथ उनके अब्बास अफरीदी, आप प्लेयर्स की बात कर रहे थे, वो भी अब फॉर्म में आना शुरू हो गए, और दैट मेक्स कराचीज बॉलिंग वेरी लीथल। मीर हमजा एज वेल। मीर हमजा तो शुरू से ही अच्छी बॉलिंग करते थे, अब्बास शुरू में ऑफ कलर थे, लेकिन अब जब मीर हमजा भी हैं, हसन अली भी हैं, अब्बास अफरीदी भी हैं, उसकी वजह से इनकी बॉलिंग लाइनअप बहुत ज़्यादा अच्छी नज़र आनी शुरू हो गई। एब्सोल्युटली, आई थिंक कराची किंग्स को भी अब यही चाहिए कि ये जो आखिरी मौका है अपने कॉम्बिनेशंस को भी एक लास्ट बार टेस्ट करने का, बिफोर ऑफ कोर्स वी गो टुवर्ड्स द प्लेऑफ्स। इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग थ्रिलिंग मैच टुमारो इन रावलपिंडी, एंड सो फार हमारे एक्सपर्ट से हमने जो बात की है कराची एंड इस्लामाबाद, ये प्रिडिक्शंस हैं हमारी। लेट्स सी, अभी तक हमें स्कोर कार्ड नहीं पता कि डग आउट का इस सीज़न का टैली क्या कहता है। The team has kept it a surprise and they've kept it a mystery for all of us. तो अभी हमें नहीं पता कौन जीत रहा है। सना, आपको क्या लगता है कौन जीत रहा है अभी तक टैली में? यार बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट है इसका भी, मुझे लगता है सुपर ओवर पे ना जाना पड़े क्योंकि ताहा और शहजाद की इकट्ठी जो वोटिंग है वो भी बड़ी अच्छी जा रही है। आपकी अपनी भी बहुत अच्छी मेरी भी ठीक जा रही है। सोहेल भाई को अब उनके मैचेस कम हो गए, वरना उनकी भी ठीक जा रही थी। आपकी भी अच्छी जा रही है, आपकी भी कोई खास ऑफ ट्रैक नहीं है। जो कभी कभार एमवीपी जो पिक करती है वो खेलते नहीं है। सिर्फ शोएब भाई क्योंकि कम प्रोग्राम्स में आए हैं तो उनकी कम है जब, लेकिन आई थिंक प्रोबेबिलिटी उनकी अच्छी है, पर वैसे भी उनको किसी गिफ्ट, किसी हैम्पर की जरूरत नहीं है। अगर वो जीत भी जाए तो वो दिल के इतने बड़े, वो हम ऐसा शेयर जरूर मेरे हाथ से जो उनको मिले। एरिन के पॉइंट्स आपने चुरा लिए हैं सारे पहले से। एरिन ने खुद अपने पॉइंट्स मुझे दिए, थैंक यू सो मच एरिन हॉलैंड, शाउट आउट। इस बात का अभी भी कोई सबूत नहीं है, ये सिर्फ रोहा की अपनी दुनिया में ही ये तय हुआ है। हमने कभी नहीं सुना कि एरिन ने अपने पॉइंट्स इनको दिए। Do you want me to call her right now? Because I'm going to do that. But खैर anyway, अभी तक हमारे लिए भी ये मिस्ट्री है। शायद आखिरी जो शो होगा उसमें पता लगेगा कि कौन जीता है और क्या जीता है। I think that's also a mystery. We still don't know कि हम क्या जीत रहे हैं। क्या पता जैज वाले हमें भी एक इलेक्ट्रिक कार दे दें, you never know, just throwing out ideas. वापस लाहौर जाने के लिए चाहिए तो सही ट्रांसपोर्ट, तो मुझे भी उसी में ले जाइएगा साथ में। बट आप अब मेरे फ्रेंड आप ना बने प्लीज, ठीक है? आप चलें। खैर, हमने अपने शो पे काफ़ी गपशप भी आज लगाई, इवन दो हमारे जो रेगुलर एक्सपर्ट्स हैं उनमें आज ऑफ कोर्स शोएब अख्तर wasn't here, Sohail Tanveer couldn't join us, so we miss you guys, and we had a great show either way because we had Sana Mir with us. And Always both of a you. pleasure. And Yeah. both of you. Thank you so much, and आप लोगों का भी शुक्रिया। I think Taha, it's time to call it a night because we've all had Maybe a long morning day, also. Maybe. Good morning तो हो ही गया है। बिल्कुल। So thank you so much for joining us. आप हमें देख रहे थे on the dugout exclusively on तमाशा and माइको। कल के मैच के बाद हम आपको फिर से ज्वाइन करेंगे उसके एक भरपूर एनालिसिस के साथ। See you all tomorrow. Thank you so much.